हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 7 जो आपकी नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 का रेगुलर कोर्स चल रहा है। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एनालिसिस एंड अलजेब्रा। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि ये जो आपकी लेक्चर सीरीज है ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। अभी हम दोनों सब्जेक्ट्स का फंडामेंटल कवर कर रहे हैं। जैसे ये फंडामेंटल कंप्लीट होगा तो हम एनालिसिस को अलग से कवर अप करेंगे, अलजेब्रा को अलग से कवर करेंगे और वीकली 3 डेज आपके एनालिसिस के लेक्चर्स होंगे और 3 डे आपके अलजेब्रा के लेक्चर अवेलेबल होंगे और ये कंटिन्यूअसली मंडे टू सैटरडे आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आप उन सारे स्टूडेंट्स को ये शेयर कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है दिसंबर 2026 नेट जेआरएफ के लिए। और ये गारंटी है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में इतनी कमांड होगी, आपके पास कितना भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका 80 to 85% आपको एग्जाम में बैठ के अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड ऑन करेंगे। तो रेगुलर रहिए, डेली लिसन करिए। ये नहीं कि एक दिन मिस कर दिया, फ्री है तो आप एक दिन मिस करोगे। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो मैं डेफिनेटली रेगुलर रहूंगा। ठीक है, मेरा मोटिव है आपको बेनिफिट पहुंचाना। ट्राई करिए कि रेगुलरली डेली सुनिए, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे और उस लेवल तक जाएंगे जहां आपका टीआईएफआर, एनबीएचएम या किसी भी लेवल का एग्जाम आएगा उसमें आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के गारंटी है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी तक हमने 6 लेक्चर्स तक फंडामेंटल्स में क्या डिस्कस करा है, सेट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर चुके हैं। लास्ट सेगमेंट में हमने रिलेशंस का इंट्रोडक्शन दिया था और रियल लाइफ से उसको लिंक करा था। इस लेक्चर में हम ऐड ऑन करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अलजेब्रा में आपके यूज होते हैं। दोज आर कॉल्ड बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब ये क्या है, डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सबको पता होती है, लेकिन कैसे यूज करते हैं इन रिलेशंस को पहले वो समझते हैं। एक जनरल प्रॉब्लम पिक करता हूं मैं और उस प्रॉब्लम के बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक स्कूल का एग्जांपल पिक कर रहा हूं। एक स्कूल में एस है सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन, जितने भी पॉसिबल स्टूडेंट है, और अजम्पशन है कि स्कूल में 6th 7th 8th 9th 10th ये 5 क्लासेस रन हो रही हैं। जब आपका स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट स्कूल में रजिस्टर करता है तो उसको एक इनरोलमेंट नंबर असाइन किया जाता है। तो अज्यूम करते हैं कि इनरोलमेंट नंबर 101, 102, 103 एंड सो ऑन है। और जो सिक्योरिटी पॉइंट है कि मैं स्टूडेंट का, मैनेजमेंट अज्यूम करती है कि स्टूडेंट का सारा डेटा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को नहीं शेयर किया जाएगा फॉर अ सिक्योरिटी रीजन। तो वो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेनली क्लासेस मैनेज कर रहे हैं, उन पर्संस को सिर्फ स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नंबर असाइन देते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि उन पर्संस को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इनरोलमेंट नंबर किस क्लास को असाइन किया। एक मेथड हो सकता है कि 1001 से लेके 2000 तक क्लास 6 को असाइन कर दिया जाए। 1000 2001 से लेके 3000 तक क्लास, ये एक बेसिक सी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं एक इसी को लार्ज ऑडियंस पे ले जाऊं, सारे स्कूल्स में 6 क्लास के स्टूडेंट्स को अगर यूनिक इनरोलमेंट नंबर दिया जाए हर को, तो ये 1000 से लेके 2000 के बीच में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 6 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1000 से कहीं ज्यादा होंगे। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी किसी भी इंस्टेंट में कितने भी स्टूडेंट ऐड हो किसी भी क्लास में, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इनरोलमेंट नंबर हो जिनको मैं देखते ही बता पाऊं कि ये इस क्लास के स्टूडेंट्स को असाइंड है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमने लास्ट क्लास में रिलेशंस पढ़ा था, पहले मैं उसका एप्लीकेशन यहां यूज करवाता हूं, देन इसी से इंट्रोड्यूस करूंगा एक रिलेशन दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, एक सेट सी बना लेते हैं या ए बना लेते हैं, ए सेट बनाते हैं, सॉरी, तो ए इज 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो क्लासेस अवेलेबल हैं स्कूल में। और एक ए सेट डिफाइन करते हैं इनरोलमेंट्स का सेट, 1001, 1002 एंड सो ऑन। और एक मैं आर रिलेशन डिफाइन करता हूं, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम
A to E such that N related to En belongs to R। यहां N किसका एलिमेंट है? E का एलिमेंट, और En किसका एलिमेंट है? इनरोलमेंट नंबर, वो किसका एलिमेंट है? E का एलिमेंट। कैसे रिलेट करेंगे? इफ एंड ओनली इफ द रिमाइंडर, अब कितनी क्लासेस हैं? 5 नंबर ऑफ क्लासेस है। सेम प्रॉब्लम आपकी 10 क्लासेस हो, 11 क्लास हो, जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस हो, सेम प्रॉब्लम को हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को मैं लार्जर प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करूंगा जो रियल लाइफ में अभी यूज हो रही है। ठीक है, यहां पे 5 क्लासेस हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, दी रिमाइंडर इज सेम if 5 divides n and 5 divides en। n और en रिलेट कब करेंगे? जब उनको 5 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर मेरा सेम आना चाहिए। अब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? आइदर 1 2 3 4 और 0। ये हो सकता है, ये पॉसिबल केसेस है। तो यहां पे देखिए अब क्या होगा, मेरे पास जो 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास है एंड 10th क्लास है, इसको 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 1। इसको 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। इसको 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। देन रिमाइंडर 4 एंड रिमाइंडर इज 0। ये आएगा। ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा? 1001 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 6 किससे रिलेट हो गया? 6 इज रिलेटेड टू 1001। 1002 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 1002 किसी 7th क्लास के स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर होगा। 1003 किसी 8th क्लास के स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर होगा। 1004 किसी 9th क्लास के स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर होगा। और 1005 किसी ना किसी 10th क्लास के स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर होगा। सिमिलरली 1006 यहां आ जाएगा, 1007, 1008, 1009 एंड 1010 एंड सो ऑन। अब मेरे पास 6th क्लास में कितने भी स्टूडेंट आ जाएं, मैं इस लिस्ट में से कंटिन्यूएशन में एक नंबर असाइन कर सकता हूं। और इस लिस्ट को मैं देख के, अगर मेरे पास किसी एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन के पास जिसको क्लासेस असाइन करनी है, या एक स्टूडेंट आया, उसने अपना इनरोलमेंट नंबर शो किया और वो कह रहा है कि वहां मेरी क्लास कहां पे है, तो आप इनरोलमेंट नंबर को देख के क्या बता सकते हैं कि ये क्लास 6th का स्टूडेंट है, 7th का स्टूडेंट है, 8th का, 9th का या 10th का स्टूडेंट। तो यहां पे हमारा रिलेशन यूज हो गया। क्लियर? और इस रिलेशन की हेल्प से हमने क्या किया, जो मेरा En सेट था, ठीक है, मेरा ईज जो सेट था, उसको मैंने क्या कर दिया, वो सारे नंबर जिसमें रिमाइंडर 1 है, तो बेसिकली उसको E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 या E0, यहां पे वो नंबर जहां रिमाइंडर 1 आएगा, यहां पे वो नंबर जहां पे रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 3 वाले, रिमाइंडर 4 वाले एंड रिमाइंडर 5 वाले। तो पूरा ई सेट आपका 5 सबसेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि E1 का कोई एलिमेंट E2 में नहीं है, यानी कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं। इन सब का यूनियन क्या है? पूरा E है। इन सब का यूनियन क्या है? E। और कोई भी सेट एम्प्टी नहीं हुआ है। ठीक है? और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, यहां पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अब मेरे पास ये इनरोलमेंट नंबर है, तो अब मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं। पहले इन इनरोलमेंट नंबर को मैं अलग अलग सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अलग अलग मैं बकेट्स बना रहा हूं, 5 बकेट्स बना ली। पहली बकेट E1, E2, E3, E4, E5। और जैसे ही कोई एक स्टूडेंट आता है रजिस्ट्रेशन के लिए,
तो उसको मैं, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, 7th का है, तो इस बकेट में जो नंबर बचा हुआ है उसको उठा के उसको असाइन कर दूंगा। तो मेरी प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी, जब एडमिशन टाइम है उस टाइम पे उनको इनरोलमेंट नंबर असाइन करना था। तो पहले मैं क्या बताता हूं, पहले ये बकेट्स बनाऊंगा, इन बकेट्स के बेस पे मैं क्लास के स्टूडेंट को इनरोलमेंट असाइन करूंगा। वो बकेट कैसे बनी उसके लिए भी एक रिलेशन है, वो रिलेशन मैं कैसे डिफाइन करता हूं। अगर मेरे पास ई सेटअप दिया हुआ है, मान लीजिए क्या है, 1001, 1002, 1003 एंड सो ऑन। यहां पे मैं n, m या इनरोलमेंट नंबर en और em दो नंबर पिक कर रहा हूं, आर रिलेटेड बाई R1। तो बेसिकली R1 क्या है, R1 इज अ रिलेशन ऑन E, यानी कि बाइनरी रिलेशन है। लास्ट क्लास में हम डेफिनेशन लिख चुके हैं इसकी, बाइनरी रिलेशन की, ठीक है। सच दैट क्या कर रहा हूं, द रिमाइंडर when 5 divides en1, sorry, en is equal to remainder when 5 divides em। वो सारे इनरोलमेंट नंबर मैं एक साथ रखूंगा या आपस में रिलेट करूंगा जो 5 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो मेरा ई 1001 है उसके साथ साथ कौन से नंबर्स आ जाएंगे, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 1001 जरूर आएगा, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, तो 1001 आ गया। नेक्स्ट नंबर 1006 आ गया, नेक्स्ट नंबर 1011 आ गया, 1000, इसमें 5 ऐड करते रहिए तो 16 आ गया एंड सो ऑन, ये नंबर आ गए। वो सारे जो 1002 से रिलेट करेंगे वो क्या आ गया मेरे पास, 1002 डेफिनेटली आएगा, 1007, 1008, 1009, सॉरी 1007, 1012, 1017, वेट यहां गड़बड़ कर रहे हैं, 1011, 1016, 1012 एंड 1017 एंड सो ऑन। और इसी टाइप से मैं बना सकता हूं E103, E104 एंड E0, ये बना सकता हूं जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। या इसको हम लिख सकते हैं E105। तो मेरे पास ये 5 सेट्स बन गए, तो मैंने इस पूरे सेट को 5 सबसेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और इन सब का यूनियन मेरा पूरा ई सेट बन गया। तो दिस इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ अ सेट। और इस रिलेशन में बेनिफिट क्या है, देखो स्पेशली क्या है, इस R1 के रिस्पेक्ट में मैं कोई भी E बिलोंग्स टू E पिक कर रहा हूं तो A इज रिलेटेड टू A है क्योंकि A को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर सेम ही आएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम है। तो E का हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, पहली इंफॉर्मेशन आ गई। अगर आपके पास A रिलेटेड टू B है, इसका मतलब क्या है, A रिलेटेड टू B होने का मतलब क्या है, A और B को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज B रिलेटेड टू A है। क्लियर। और थर्ड इंफॉर्मेशन, अगर A B से रिलेट कर रहा है एंड B आपका C से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब A और B को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर सेम है। मान लिया कि यहां B को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 है तो E को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1। B और C रिलेटेड हैं तो B को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 है तो C को डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 1, तो A और C का रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा व्हेन डिविजिबल बाय 5। तो इसका इंप्लाई क्या है, A इज रिलेटेड टू C। तो बेसिकली हमारे इस पूरे सेगमेंट में रिलेशन में ये 3 ही प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर जगह काम आने वाली है।
अगर किसी को रिलेशन पढ़ना है और पढ़ाना है, तो अगर आपने उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पढ़ाया या इक्विवेलेंस क्लासेस नहीं बना के दिखाई, तो फिर रिलेशन पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं। तो ये बेसिकली पहला रिजल्ट कौन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। सेकेंड, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। और ये क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन, उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो मेरा R1 है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, और इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेसिकली R1 मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया, और मैं ये प्रूफ करूंगा कि किसी भी सेट पे कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे वो हमेशा आपके सेट को कुछ सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सारे सबसेट डिसजॉइंट होंगे और उनका यूनियन जो गिवन सेट होगा वो होगा। यानी कि आपका हर इक्विवेलेंस रिलेशन आपके सेट को सबसेट्स में पार्टीशंस करता है। अब ये क्यों जरूरी है, जैसे अगर मैं इस ईयर की बात करूं, कहां जरूरत पड़ती है इसकी, अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो इस ईयर में अगर मैं CBSE की बात करता हूं 10th क्लास की, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे बोर्ड हैं, हर स्टेट का अपना बोर्ड है, अगर मैं सारे मिला लूंगा तो डेटा इज मच लार्जर। यहां पे इन दिस ईयर अप्रोक्सीमेटली 24.7 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, 10th क्लास के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब उनकी जो आंसर शीट्स होंगी उनकी चेकिंग हुई है, देन उसके बाद रिजल्ट फॉर्म हुआ है, और कितनी कॉपीज हो गई। अब ये 24.7 लाख में स्टूडेंट्स के पास एक सब्जेक्ट मैथ्स होगा, एक सब्जेक्ट साइंस होगा, एक सब्जेक्ट से इंग्लिश होगा, एक सब्जेक्ट कोई हिंदी होगा, या एक सब्जेक्ट कोई थर्ड लैंग्वेज होगी, TL लिख लेते हैं, थर्ड लैंग्वेज, ठीक है, और एक सब्जेक्ट उसके साथ क्या होगा, सोशल साइंस होगा। एटलीस्ट ये सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 24.7 तो अराउंड 1.25 करोड़ कॉपीज थी इस सेशन में। इन सब की कॉपी चेकिंग हुई है। कैसे हुई, CBSE क्या करता है, एक बकेट ऑफ टीचर्स बनाता है, एक सेट ऑफ टीचर्स सेलेक्ट करता है, ठीक है, उसमें डेफिनेटली मैथ्स के टीचर होंगे, MT नाम दे देते हैं, देन वो एक्सपर्ट होंगे जो साइंस में एक्सपर्ट हैं, साइंस के टीचर्स, यूनियन इंग्लिश के टीचर्स, यूनियन हिंदी के टीचर्स, यूनियन थर्ड लैंग्वेज के टीचर, और यूनियन SST के टीचर्स। मान लेते हैं ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, और अगर कुछ इन्वॉल्व है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 6 बकेट्स हैं टीचर्स की। तो सबसे पहले इस सेट पे जो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज हैं उन सेट्स पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हुआ है, जो आपकी आंसर शीट या कॉपीज को सब्जेक्ट्स में क्लासिफाइड कर रहा है। पार्टीशन कर दिया आपने, टोटल जितनी भी कॉपीज हैं सारे सब्जेक्ट्स की, सारे स्टूडेंट्स की, उनको पहले सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाइड हुआ। देन ये जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे MT में कुछ 1000 फैकल्टीज है मान लेते हैं, या 10,000 फैकल्टी हैं, या 20,000 फैकल्टीज हैं, डिपेंड करता है किस फैकल्टी को कितना आंसर शीट असाइन करना है। तो ये जो मैथ्स के 24.7 लाख शीट्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया इन टीचर्स 1 में, T1, T2, T3, T4, T5। क्लियर, सेम फॉर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। तो यहां फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन यूज हो रहा है। जब भी हम किसी भी एक लार्ज डेटा या किसी भी सेट का सबसेट में पार्टीशंस करते हैं, वहां हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये मैं प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली आगे जाके कि ये कैसे बनता है, ठीक है। ये टास्क क्यों किया गया, अगर इस लार्ज नंबर ऑफ डेटा को सिंगल टीचर चेक करने लग जाता तो 10 साल बाद रिजल्ट आता CBSE का,
बट सीबीएसई विद इन 1 to 2 month में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। वो क्यों करती है? अब और भी इजी कर दिया, क्योंकि सारे आंसर शीट ऑनलाइन अपलोड हो गए। देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स, बट वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, आंसर शीट अपलोड करते हैं, आंसर शीट्स का जो आईडी नंबर होता है वो कुछ, मान लो 1000 आईडी एक फैकल्टी को असाइन कर दिया, 1000 आईडी नेक्स्ट फैकल्टी को असाइन कर दिया, तो अब आईडी वाइज फैकल्टी को असाइन किया, फैकल्टी को लॉगिन दे दिया, वो फैकल्टी अपना लॉगिन करेगा, डायरेक्टली वहां से आंसर शीट उसके सामने आ जाती है। तो इजी प्रोसेस हो गया। बट ये सारा प्रोसेस ओना सिस्टम होता है कि ये आंसर शीट इस फैकल्टी को दिखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि एक आंसर शीट 2 फैकल्टीज को दिखे, 2 जने तो नहीं चेक करेंगे। तो ये जो सिस्टम जनरेटेड है, तो वहां सिस्टम में एक रिलेशन डिफाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जिस एजेंसी ने ये काम किया है, उस एजेंसी ने ये इक्विवेलेंस रिलेशंस के बेस पे काम किया है। हाँ, उस वहां जो एजेंसीज में रिलेशन डिफाइन करने वाले थे वो उतने एक्यूरेट नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक हुई हैं, बहुत सारी कॉपीज डिफरेंट पर्संस के पास गई हैं, तो इसलिए वहां कहीं ना कहीं कोडिंग में प्रॉब्लम हुई। बट मैथमेटिकल यही काम किया गया है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहां काम आने वाला है? जहां भी हमें लार्ज डेटाबेस को डिस्कस करना है, उसको स्मॉल बकेट्स में पार्टीशन करना है ताकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए, वहां हम इक्विवेलेंस रिलेशन यूज करते हैं। आप डेली घर के काम में पापा ये करेंगे, मम्मी ये करेंगे, ब्रदर ये करेगा, मम्मी खाना बना रही है, पापा बाहर के सारे काम कर दे रहे हैं, तो वहां भी आप पार्टीशंस, हाउस के पार्टीशंस करके हर चीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, और इसका अलजेब्रा में कैसे यूज करते हैं ये आगे जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं वहां डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तो इफ ए बी एनी सेट देन a relation R on A such that, पहले मैं लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखूंगा, a relation such that every element of A is related to itself, such that for every A belongs to A is related to R. A is related to itself. A is related to itself. Then it is called a reflexive relation. ठीक है, जैसे अभी मैंने इनरोलमेंट वाला सेट लिया, उसमें क्या है, मेरे पास 1001, 1002 एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं। मैं रिलेशन आर डिफाइन कर देता हूं। आर इज अ रिलेशन ऑन ई सच दैट En is related to Em. En enrollment number है, related to Em if and only if remainder term when 5 divides En is equal to remainder term when 5 divides Em. En और Em को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम रहना चाहिए, और En और Em लीव सेम रिमाइंडर when divided by 5. Clear? Definitely for every En is belongs to E, En is related to En होगा। रीजन क्या है, दोनों नंबर सेम हैं, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ऑब्वियसली सेम आएगा। तो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल आगे बनाएंगे, जैसे एक और एग्जांपल, एस बी एनी सेट, एस बी एनी सेट
और पीएस मेरे पास क्या है, पावर सेट, पढ़ चुके हैं हम, ऑफ एस। पीएस इज अ पावर सेट ऑफ एस। डिफाइन आर ऑन पीएस सच दैट ए बी बिलोंग्स टू पीएस, यानी कि एस के सबसेट। ए इज रिलेटेड टू बी if and only if A is contained in B। एक सेट B से रिलेट करेगा अगर A किसका सबसेट है, B का सबसेट है। तो यहां पे देखिए, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू PS, मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर A का सबसेट है तो कंक्लूजन क्या हुआ, A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो गया। तो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? इसी टाइप से एक और एग्जांपल ऐड कर लेता हूं। जैसे मैं एस पिक कर लेता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड डिफाइन, या वेट एस इज एनी सबसेट ऑफ आर, आर का कोई एक सबसेट ले रहे हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एस सच दैट ए इज, ए बी को ये एस के एलिमेंट्स होंगे, ए बी बिलोंग्स टू एस, तो ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी, या ऐसा करते हैं, एस कोई भी सबसेट ऑफ आर है और आर इज रिलेशन ऑन दिस रियल लाइन such that AB belongs to this real line R. A is related to B if A minus B belongs to S. और ये रिलेशन बहुत काम का रिलेशन है। क्यों काम का है, आगे जैसे ही आगे पढ़ेंगे चीजें तो मैं बताऊंगा कहां कहां यूज हो रहा है ये रिलेशन। ठीक है, अब मैं आपको पहला S दे देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सेकेंड एस को मैंने दे दिया होल नंबर्स, और थर्ड एस मैंने दे दिया रैशनल नंबर, और फोर्थ एस दे दिया मैंने इररेशनल नंबर। किस केस में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिफाई करना है। एज अ क्वेश्चन बनाएगा तो 4 ऑप्शन बना दिए, इन विच ऑफ लविंग केस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव। तो दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव if and only if for all A belongs to real number, A is related to A होना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन लगा रहा हूं, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूं, और सिस्टमेटिकली मैथ सीखना है तो डेफिनेशन पता है तो सब कुछ सीख जाओगे। A रिलेटेड टू A, और ये कब रिलेट कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ A माइनस A विच इज 0 बिलोंग्स टू S। तो वो सारे S जिसमें 0 बिलोंग करेगा वहां पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं है तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। होल नंबर में 0 है, रिफ्लेक्सिव। रैशनल नंबर में 0 है, रिफ्लेक्सिव। इररेशनल में रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी हम जब काउंटिंग ऑफ रिफ्लेक्शन और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन थोड़ा लेटर ऑन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, सिमेट्रिक रिलेशन। मेनली हमारा यहां टारगेट है इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना, और इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेकेंड टर्म इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ आर बी अ रिलेशन ऑन ए, किसी सेट ए पे ये रिलेशन है,
सच दैट इफ ए रिलेटेड टू बी, अगर ए बी से रिलेटेड है तो इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए, यानी कि ए बी ऑर्डर पेयर अगर आर का मेंबर है तो बी ए आर का मेंबर होगा। और रिलेशन का मतलब क्या था, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सिंपल डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अभी जो एग्जांपल लिखा था कि अगर मेरे पास ऑन रियल लाइन आर बी अ रिलेशन, या ऐसे लिखते हैं कि आर इज अ रिलेशन ऑन रियल लाइन, ठीक है, सच दैट ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू सम एस, और एस किसका सबसेट था, रियल लाइन का सबसेट था। तो इसमें से एस को पहले पिक कर लेते हैं नेचुरल नंबर, एस को होल नंबर पिक कर सकते हैं, एस को इंटीजर्स पिक कर सकते हैं, एस को पिक कर सकते हैं आप रैशनल नंबर, एस को पिक कर सकते हैं इररेशनल नंबर। इस सिचुएशन में ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो जैसे पहले केस में हम क्या कह रहे हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, हमें क्या चाहिए, बी रिलेटेड टू ए चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी क्या होगा, नेचुरल नंबर। और अगर ए माइनस बी नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली बी माइनस ए कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। ए माइनस बी नेचुरल नंबर है तो बी माइनस ए नेगेटिव नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। तो ये रिलेशन कभी सिमेट्रिक नहीं हो सकता जब एस नेचुरल नंबर है। सेम लॉजिक, या आप एग्जांपल दे सकते हैं 2,1 की अगर बात करेंगे, ये बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि रीजन क्या है, 2 - 1 = 1 बिलोंग्स टू होल नंबर्स। बट 1,2 इज नॉट रिलेटेड, रीजन क्या है, 1 - 2 is equal to -1 which is not a whole number, does not belongs to W। तो सेकेंड केस में ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, फर्स्ट केस में ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन थर्ड केस में अगर मेरे पास ए रिलेटेड टू बी है, तो क्या मीनिंग है ए रिलेटेड टू बी का, ए माइनस बी इज इंटीजर नंबर, इंप्लाइज बी माइनस ए इज इंटीजर नंबर। और बी माइनस ए इंटीजर नंबर होने का मतलब क्या है, बी इज रिलेटेड टू ए। ए जब भी बी से रिलेट करेगा, बी ए से रिलेट करेगा। बेसिकली ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों क्या हो जाएं, उस गिवन सेट में आ जाएं। जैसे यहां पे देखो ए माइनस बी अगर रैशनल नंबर है तो बी माइनस ए ऑल्सो रैशनल नंबर, तो इस केस में ये सिमेट्रिक हो गया, इस केस में सिमेट्रिक हो गया। यहां पे ए माइनस बी इररेशनल नंबर है तो बी माइनस ए उसका नेगेटिव होगा विच इज ऑल्सो इररेशनल नंबर, तो इस केस में भी ये सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक में ए बी और बी ए ये दो पेयर हैं, या तो दोनों रिलेशन में नहीं आने चाहिए या दोनों एक साथ रिलेशन में नहीं आने चाहिए। बेसिक सा आइडिया है कि ये जो ए बी ऑर्डर पेयर है एंड जो बी ए ऑर्डर पेयर है, ये या तो एक साथ आएंगे या एक साथ नहीं है। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं इसी में, कि अगर मेरे पास एस जो है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन है एल, वेयर एल इज स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, किसी एक प्लेन में स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। तो मैं रिलेशन डिफाइन करता हूं कि L1 इज रिलेटेड टू L2 अंडर रिलेशन इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 से एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं, ठीक है। वन मिनट।
हाँ जी, एक रिलेशन R1 डिफाइन किया, दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं L1 रिलेटेड टू L2 से R2, इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो पहले केस में क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नो। परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, अगर ये लाइन ऐसे है तो दूसरा 90 पे, तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली मेरा जो L1 है इज नेवर परपेंडिकुलर टू L1, तो इंप्लाइज L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होते ही नहीं है, यानी कि R1 के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं करेगा, तो इंप्लाइज R1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? सिमिलरली अगर L1 हमेशा फॉर एवरी L belongs to S, L1 always parallel to L1, दोनों लाइन पे L1 खुद के पैरेलल तो होगी, तो इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूं, L इज रिलेटेड टू L विद R2। इसका मतलब क्या है, R2 के रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, तो इंप्लाइज R2 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? सिमेट्रिसिटी पे आते हैं। अगर आपके पास L1 ये है, ड्रॉ कर लेते हैं, अगर L1 लाइन ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसी होगी। तो अगर ये L1 है, ये L2 है, तो अगर मैं ये लिखता हूं कि इफ L1 रिलेटेड टू L2 विद रिस्पेक्ट टू R1, R1 क्या है, परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो L1 इज अ परपेंडिकुलर टू L2, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो रिवर्स करेंगे तब भी 90 रहेगा, तो इफ इंप्लाइज L2 रिलेटेड टू L1 विद रिस्पेक्ट टू R1। तो अगर L1 L2 से रिलेट करेगा तो L2 L1 से रिलेट करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या है, इट इज R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? इसी टाइप से अगर R2 की बात करें, अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, से दिस लाइन, एंड दूसरी लाइन सेम इसी के पैरेलल लाइन है, ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूं कि इफ L1 रिलेटेड टू L2 विद रिस्पेक्ट टू R2, तो इसका मतलब L1 इज अ पैरेलल टू L2, तो ऑब्वियसली ये भी तो लिख सकता हूं L2 इज अ पैरेलल टू L1, इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R2। अगर L1 L2 से रिलेट करेगा तो L2 L1 से रिलेट करेगा, तो इंप्लाइज जो R2 है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर? तो यहां पे R1 R2 दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 रिफ्लेक्सिव है। इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ऐड करता हूं, इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल। लेट S पॉइंट्स ऑन अ सर्किल which is x square plus y square is equal to 1। तो ये कौन सा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, और उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन पिक कर लिया। ठीक है, अब डिफाइन अ रिलेशन R
रिलेशन ऑन एस सच दैट ये जो पॉइंट P1 एंड P2 है, P1 P2 आर रिलेटेड if and only if the major arc length of P1 P2, जो मेजर आर्क लेंथ ऑफ P1 P2 है वो आपके पास ग्रेटर देन हो जाए पाई आर, और पाई से तो क्या ये रिलेशन है, वो पॉइंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, और इस टाइप के बहुत एग्जांपल्स बना सकते हैं आप। ये एक मान लेते हैं यूनिट सर्किल है, इस पे हमने एक पॉइंट पिक कर लिया से P1, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले समझा देते हैं। ये अगर मैं ये पिक करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा डायमीटर है। तो अगर मैं यहां आर्क लेंथ देखता हूं, ये वाली, ये आर्क लेंथ लिखूंगा तो ये कितनी होगी, टोटल 2 पाई आर, रेडियस 1 है तो टोटल आर्क लेंथ 2 पाई आई, पैरामीटर 2 पाई आर, तो ये कितना होगा पाई, ठीक है। अगर P1 ये है, P1 जो ये है, तो P2 कैसा होगा। P2 के लिए अगर मैं इस पॉइंट से पास होने वाला डायमीटर ड्रॉ कर लूं, ये डायमीटर होगा इसका। P1 अगर यहां लाई कर रहा है, ये कितनी डिस्टेंस है पाई, तो P2 क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे लाई करेगा, और ये इसकी मेजर आर्क बन जाएगी। तो अब मेजर आर्क कौन सी बनेगी, इफ P1 इज दिस वन पॉइंट, तो मेजर आर्क कौन सी बनेगी, जो एक लार्जर डिस्टेंस पे है, ये इससे रिलेट होगा। ये पॉइंट पिक करूंगा तब भी रिलेट होगा, ये पॉइंट रिलेट करूंगा ये भी होगा, ये पॉइंट भी रिलेट होगा, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में रिलेट हो जाएंगे। ये यहां तक जितने भी पॉइंट हैं वो इस P1 से रिलेटेड हो जाएंगे। रीजन क्या है, अगर मैं यहां पे भी पॉइंट P3 पिक करता हूं तो इसकी मेजर आर्क कौन सी है, ये वाली, और उसका पैरामीटर पाई से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये पैरामीटर पाई है। तो इस सेमी सर्किल पे जितने भी पॉइंट हैं वो इस सेमी सर्किल के हर पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर अब मेरा पॉइंट P1 ये है और P1 खुद है, तो इसकी मेजर आर्क ये पूरा सर्किल बन जाएगा। मेजर आर्क जो बन जाएगी वो पूरा सर्किल बन जाएगा। तो यहां पे P1 इज रिलेटेड टू P1 हो जाएगा। रीजन, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट पिक करता हूं P1, तो इस P1 से स्टार्ट करना है और P1 पे पहुंचना है, और लार्जेस्ट आर्क के थ्रू पहुंचना है। तो वो लार्जेस्ट आर्क क्या होगी, यहां से स्टार्ट करूंगा वापस यहां आऊंगा, पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या गया 2 पाई, और वो पाई से ग्रेटर है। तो फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू दिस S implies इट इज रिलेटेड। इसका मतलब ये जो R है इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ जी। अगर ये P1 P3 से रिलेटेड है तो इसकी मेजर आर्क ये है, तो P3 से P1 पे भी मेजर आर्क वही होगी। तो यहां पे इफ P1 इज रिलेटेड टू P2 इंप्लाइज P2 जो होगा वो रिलेटेड टू P1 हो जाएगा। ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और इस टाइप से बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो सिमेट्रिक के बारे में प्रॉपर्टीज है वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अभी मेरा मेन टारगेट है इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंचना। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। डेफिनेशन बेसिक होती है कि इफ आर बी अ रिलेशन ऑन ए, किसी ए सेट पे रिलेशन है आर,
then it is transitive. If A related to B and B related to C, मैं ऐसे लिखूंगा A related to B and B related to C. अगर A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, तो मेरा जो A होना चाहिए वो C से रिलेट करना चाहिए. तो implies A रिलेटेड टू C होना. सिंपल लॉजिक. जैसे वही एग्जांपल उठाते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं. जैसे R is a relation, example, on a real line such that A is related to B if and only if A minus B belongs to S. दो एलिमेंट रिलेट कब करेंगे? जब ये S में बिलोंग करेंगे, और S क्या है? मेरा सबसेट ऑफ रियल लाइन. ठीक है. तो यहां पे पहला, अगर S नेचुरल नंबर का सेट ले लूं तो क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है? कैसे चेक करते हैं? इफ A रिलेटेड टू B, सिर्फ डेफिनेशन लगानी है. B रिलेटेड टू C, इसका मीनिंग क्या है? A माइनस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसका मीनिंग क्या है? B माइनस सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. दोनों को ऐड कर दो तो दिस इंप्लाइज A माइनस बी और B माइनस सी ऐड करेंगे तो A माइनस सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्यों? नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर होता है. ठीक है, नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर. तो इसका मतलब क्या हो गया? A इज रिलेटेड टू C. तो ये रिलेशन इस केस में ट्रांसिटिव रिलेशन. अगर मैं इस S को होल नंबर्स का सेट पिक कर लूं तो क्या होगा? सेम A रिलेटेड टू B, मैं यहीं से डायरेक्टली लिख रहा हूं. तो A माइनस बी क्या होगा? होल नंबर. यहां से B माइनस सी बी क्या होगा? होल नंबर. और दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो A माइनस सी ऑल्सो होल नंबर. इंप्लाइज A रिलेटेड टू C हो गया. ठीक है, इस केस में भी ट्रू है. अगर आप एस जेड लोगे तब भी सेम लॉजिक से ट्रू है. एस को क्यू लोगे, A माइनस बी रैशनल नंबर होगा, B माइनस सी रैशनल होगा, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, तो भी वो रैशनल हो जाएगा. तो यहां पे भी ये सिमेट्रिक हो गया, सॉरी ट्रांसिटिव हो गया. लेकिन अगर मैं S को क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लूं, A माइनस बी इर्रेशनल नंबर है, B माइनस सी इर्रेशनल नंबर है, तो A माइनस सी के बारे में नहीं पता. जैसे 1 रिलेटेड टू 2 लिख सकता हूं क्योंकि 1 माइनस रूट 2 कहां से बिलोंग करेगा? क्यू कॉम्प्लीमेंट से. एंड रूट 2 रिलेटेड टू 2 लिख सकता हूं क्योंकि रूट 2 माइनस 2 बिलोंग्स टू क्यू होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा. लेकिन ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, लेकिन A माइनस सी करूंगा तो 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट. इंप्लाइज 1 नॉट रिलेटेड टू 2. तो दिस इज नॉट अ ट्रांसिटिव रिलेशन. क्लियर है? तो आई थिंक तीनों डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई. और अगर किसी रिलेशन में ये तीनों आ जाएं, अगर S जो है ऐसा रिलेशन है जिसमें ये तीनों आ जाएं, तो क्या होगा? उस रिलेशन को हम बोलते हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और यही आपका टारगेट है इस सेगमेंट में. अगर स्टडी करना है तो ढंग से स्टडी करना है. इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत जगह काम आने वाला है, आपके हर एग्जाम में, हर जगह लाइफ में काम आने वाला है. ये क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सच दैट, पहला कंडीशन, आर इज रिफ्लेक्सिव.
Second, R is symmetric. And third, R is transitive. अगर ऐसा कोई भी रिलेशन है विच इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं उन्हीं एग्जांपल्स को आप ट्राई करना, उनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, जैसे पैरेलल लाइन का L1 इज पैरेलल टू L1, रिफ्लेक्सिव हो गया। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल हो जाएगा। L1 पैरेलल टू L2 है, L2 पैरेलल टू L3 है, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगे, तो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो मैंने सर्किल्स पे पॉइंट पिक करे थे, क्या वो इक्विवेलेंस है? P1 अगर P2 से रिलेटेड है और P2 अगर P3 से रिलेटेड है, तो क्या P1 P2 से रिलेट होगा? चेक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि यस और नॉट, देन मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। मैंने वहां रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ऑलरेडी चेक कर दिया, उसको आपको ट्रांसिटिव चेक करना है, और बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसी टाइप से वो A माइनस बी बिलोंग्स टू S में से कौन सा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है, वो आपको चेक करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसी को यूज करके मैं आगे ग्रुप थ्योरी में लैग्रांज थ्योरम प्रूव करूंगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर है। अब इसका बेनिफिट क्या है उस पे आते हैं। तो इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट E, किसी सेट पे अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट A बिलोंग्स टू R पिक कर, A बिलोंग्स टू A पिक करता हूं, ठीक है, या A एंड B बिलोंग्स टू A पिक करते हैं, दो एलिमेंट, और अभी मैं एक S से सेट बनाता हूं, S ऑफ A, वो सारे C सच दैट A रिलेटेड टू C है, और एस बी सेट बनाता हूं, वो सारे D सच दैट A रिलेटेड टू D है। इन दोनों सेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन? डेफिनेटली A बिलोंग्स टू A है, तो इंप्लाइज A कोमा A बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इंप्लाइज ये जो A होगा वो S में आएगा ही आएगा, तो मैं हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट पिक कर रहा हूं जो उससे रिलेटेड है। ये सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो पहली इंफॉर्मेशन, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A दिस एस से, इसको मैं डिटेल में अभी ऐड करूंगा, फॉर्मली डिफाइन करूंगा, इट इज नॉन एम्प्टी। और अगर A रिलेटेड टू C है तो C रिलेटेड टू E होगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन, अगर मेरे पास, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इफ एस से इंटरसेक्शन एस बी नॉट इक्वल टू 5 हो जाए, यानी कि वो एलिमेंट जो A से रिलेटेड हैं, वो एलिमेंट जो B से रिलेटेड हैं, उनके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो A और B से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक X मिलेगा जो S से इंटरसेक्शन SB में होगा। इसका मतलब क्या होगा? X जो होगा वो S से में होगा, एंड X क्या होगा? SB में भी होगा। इसका मतलब क्या है? A जो होगा वो X से रिलेट करेगा, एंड जो B है वो भी X से रिलेट करेगा। इंप्लाइज मैं ये लिख सकता हूं कि A X से रिलेट करेगा एंड X B से रिलेट करेगा। क्या यूज करा मैंने? सिमेट्रिसिटी यूज करी। B X से रिलेट करेगा तो X B से रिलेट करेगा। इंप्लाइज लिख सकता हूं A रिलेटेड टू B,
क्या यूज करा मैंने, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, ए रिलेटेड टू एक्स और एक्स रिलेटेड टू बी, तो ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब एस ए में और एस बी में सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। रीजन क्या है, अब अगर मैं पिक करता हूं कि y बिलोंग्स टू एस ए, नाउ इफ y बिलोंग्स टू एस ए, तो इंप्लाइज a रिलेटेड टू y हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और यहां से एंड a रिलेटेड टू क्या है, b, इंप्लाइज y रिलेटेड टू a, ये हो जाएगा, एंड a रिलेटेड टू b, सिमेट्रिसिटी यूज कर देंगे, y रिलेटेड टू a है, a रिलेटेड टू b है, तो इसका मतलब y रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसका मतलब y कहां चला जाएगा, बिलोंग्स टू एस बी चला जाएगा, और अगर y एस बी में है तो y रिलेटेड टू b, y रिलेटेड टू b है, वेट, हाँ y रिलेटेड टू b है और a रिलेटेड टू b है, तो यहां से रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा इस टाइप से। तो इसका मतलब एस ए का हर एलिमेंट एस बी में है, एस बी का हर एलिमेंट एस ए में है, तो इंप्लाइज एस ऑफ ए इक्वल टू एस बी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की स्पेशल प्रॉपर्टी कि अगर किसी एलिमेंट से रिलेटेड सारे एलिमेंट पिक कर लें, दूसरे से रिलेटेड सारे एलिमेंट, अगर इनसे कोई भी एक एलिमेंट आपस में रिलेट कर गया तो सारे एलिमेंट आपस में रिलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन उन सारे एलिमेंट को एक साथ पिक करता है जो उनका रिलेशन आपस में है, उनको एक साइड कर दिया। वो कैसे करेंगे, एक एलिमेंट उठाइए, उससे रिलेटेड एलिमेंट सारे अलग कर लीजिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और बचा फिर उसको पिक कर लीजिए, उससे रिलेटेड एलिमेंट अलग कर लीजिए, फिर अगर कुछ और बचा तो एक और पिक कर लीजिए, उससे रिलेटेड एलिमेंट अलग कर लीजिए, एंड सो ऑन। और इस टाइप से सारे सेट के एलिमेंट कंज्यूम हो जाएंगे। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, जो सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करा है, इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को कुछ सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वो सारे सबसेट्स क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे, और दीज सबसेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। और यही हमें बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐड ऑन करता हूं फॉर्मल डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लासेस, एंड देन इसको फॉर्मली लिखते हैं सब कुछ। इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, किसी भी सेट ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करा हुआ है आपने, देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, एक सेट बनाते हैं बी बिलोंग्स टू ए, या जो हमने अभी लिखा था उसी फॉर्म में सी बिलोंग्स टू ए, सच दैट ए रिलेटेड टू बी। इसको डिनोट किया जाता है CLA से, एंड इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास, एंड इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लास। क्लास ऑफ किसका, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, और किसमें, इन ए, क्योंकि ए में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, ये सारे एलिमेंट ए से आ रहे हैं, तो क्लास ऑफ ए ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी वो ए के सबसेट्स होंगे, बाय डेफिनेशन आ गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए होगा। रीजन क्या है, आर जो है इज रिफ्लेक्सिव है, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट होगा, इसका मतलब हर एलिमेंट अपनी क्लास में तो जरूर जाएगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन हो, इंप्लाइज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्लास ऑफ ए नेवर एम्प्टी।
या हम ये लिख सकते हैं कि क्लास ऑफ ए में मिनिमम एक एलिमेंट रहेगा। डन। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ इन दिस क्लास इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्योंकि ए का सबसेट है। डन यहां तक। देन हमने एक प्रॉपर्टी प्रूफ करी कि इफ क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी नॉन एम्प्टी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी। अगर इक्वल है तो डेफिनेटली नॉन एम्प्टी होगा इंटरसेक्शन। नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है तो मैंने अभी प्रूफ करा एस से एस बी लेके, यानी कि या तो इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल होंगी या वो डिसजॉइंट होंगी। अगर डिसजॉइंट होगी तो इक्वल नहीं हो सकती, अगर इक्वल होगी तो डिसजॉइंट नहीं हो सकती। तो इस चीज को क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मीनिंग सेम, और डिसजॉइंट। क्लियर। अब क्या होगा, मैं एक एलिमेंट पिक करूंगा, उसकी क्लास बना के एक साइड कर दूंगा। अगर इस क्लास के अलावा सेट में कुछ और एलिमेंट है तो फिर उस एलिमेंट की फिर एक को क्लास बनाएंगे। सिमिलरली प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पैटर्न पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे गिवन सेट को क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, क्लास ऑफ सी, इस टाइप के सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन सारे सबसेट्स का यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा सेट बन जाएगा। और ये सारी क्लासेस क्या होंगी, डिसजॉइंट होंगी, और हर क्लास क्या होगी, नॉन एम्प्टी। और यही डेफिनेशन होती है पार्टीशंस ऑफ अ सेट। तो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन का काम क्या है, किसी भी गिवन सेट को पार्टीशंस करना। अब ये कैसे करते हैं मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, अभी यहीं बाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू देके कि हर इक्विवेलेंस रिलेशन आपके गिवन सेट को सबसेट्स में पार्टीशंस करता है। और ये भी प्रूफ करेंगे कि हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाता है। यानी कि जब मुझे किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करने होंगे तो मैं उस सेट के पार्टीशंस काउंट कर लूंगा। अब वो पार्टीशंस कैसे काउंट करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वहां से पार्टीशन काउंट होंगे, पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट होंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां ऐड ऑन करूंगा। पहले कुछ इक्विवेलेंस रिलेशंस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स पे। ठीक है, थैंक यू। ट्राई करिए, जिन भी स्टूडेंट्स को इन लेक्चर की रिक्वायरमेंट है उनको आप शेयर करिए। और आपको किस पैटर्न पे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या ये कंटेंट आपको सूटेबल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड ऑन करना है या कुछ कम करना है या स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।